स्टार्ट करते हैं क्लास। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है। ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पहले जल्दी जल्दी समझते चलते हैं, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, गिस्ट ऑफ द लेसन, इसमें सबसे पहले बताया जाएगा आपको ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। इट स्टडीज ईच एंड एवरी इवेंट ऑन द अर्थ over the space and time. Human geography studies the relationship between man and nature. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, वो उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसको याद रखना है। देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफी। 2 अप्रोच हैं इसकी, 2 उपागम है। एक है आपका सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, ये ध्यान देना है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, relationship between human society and earth surface। इसका मतलब है किसके बीच में ये हमें बताता है रिलेशनशिप? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस, मानव का जो समाज है और पृथ्वी की जो सतह है, इसके बीच में संबंध बताता है। अब ये डेफिनेशन दी किसने है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये डेफिनेशन है आपकी रेडजल ने दी है। ये डेफिनेशन आपकी रेडजल ने दी है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पहले वाले में था स्टडी, था सिंथेटिक स्टडी था, दूसरे में है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, अस्थिर मानव, मानव स्थिर नहीं है, अस्थिर है, एंड द अनस्टेबल अर्थ, और अस्थिर पृथ्वी है। अस्थिर पृथ्वी और अस्थिर मानव के बीच का जो अध्ययन है उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, ये आपकी दी है एलन चर्चिल सैंपल ने दी है। ये दी है आपकी डेफिनेशन एलन चर्चिल सैंपल ने दी है। तो इसको याद रखिएगा। पहला था आपका रेडजल ने दी है। रेडजल ने बात किसकी की है? आपकी ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, इन्होंने बात की है ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। दूसरा सैंपल ने दिए, इन्होंने बात की है अनरेस्टिंग मैन, और है आपका अनस्टेबल अर्थ। यही शब्द याद रखने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। थर्ड देखिए, थर्ड डेफिनेशन है कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिट इट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बताती है आपकी सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज, यानी जो भौतिक आपके लॉ हैं उनके बारे में बताते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? आपकी
ये है आपकी डेफिनेशन है पॉल बिडाल्डी ब्लास। ये डेफिनेशन याद रखना। तो देखिए 3 हो गई आपकी। पहला रेडजल ने कही है बात। रेडजल ने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। दूसरी डेफिनेशन है एलन चर्चिल सैंपल ने दी है। इन्होंने बात कही है अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। और थर्ड है आपकी ये बिडाल्डी ब्लास ने डेफिनेशन दी है। इन्होंने बताया है रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, लिविंग बींग्स विच इनहेबिट्स इट, जो व्यक्ति वहां पे रहते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बताया है, ब्लास ने बताया है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति कैसी है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन। बच्चे एक काम कीजिए, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे वो लिंक मांग रहे हैं, आप लोग उनको लिंक शेयर कर दें जिससे सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज मैं ये जो आपके 4 चैप्टर है मतलब बुक 1 है, आज हम सोच रहे हैं पूरी खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा समझाते हुए चलेंगे जिससे याद रहेगा, एमसीक्यू आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन। आप देखिए ये संबंध किस किस के बीच में है। फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपका भौतिक पर्यावरण है, चारों तरफ का जो पर्यावरण है, और मनुष्य ने जो बनाया है सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, मनुष्य ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बनाया है, इनके बीच का संबंध बताता है मानव भूगोल। आप देखिए फिजिकल में कौन कौन से आ जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल, इसमें आ जाएंगे आपके लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फौना। एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल, कल्चरल में सभी आ जाएंगे मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो मनुष्य ने बनाए हैं, फिजिकल जो हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट्स एंड क्रॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण मतलब इसमें क्या है, कौन पावरफुल है, मानव का प्रकृतिकरण, मानव प्रकृति के अनुसार ढल जाए। तो मतलब नेचर एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है और जो मैन है वो एक पैसिव की तरह, ठीक है। मैन एक निष्क्रिय है और इसमें जो प्रकृति है वो हमारी सक्रिय है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी की सहायता से मनुष्य प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है इसमें इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट ही क्रिएट, ये जरूरी नहीं है कि उसने क्या क्रिएट किया, बट विद व्हाट टूल ही यूज टू क्रिएट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है उसने किस टूल का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा समझ लेने हैं इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में, मानव के प्रकृतिकरण में। सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण है, घर्षण का जो सिद्धांत है उसको समझे। जब घर्षण के सिद्धांत को समझे तो फिर क्या इन्वेंशन हुआ, किसकी डिस्कवरी हुई, आग का आविष्कार हुआ। फिर है अंडरस्टैंडिंग डीएनए, डीएनए की अंडरस्टैंडिंग किस में हेल्प करती है, डिसीज के बारे में पता चलता है। थर्ड है फिर फोर्थ देख लीजिए नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन द साइकिल्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे आपके, एक फ्रिक्शन, दूसरा डीएनए। इसके बाद आ जाइए अब इसको क्या कहते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे आपका है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर, जो प्रिमिटिव सोसाइटी और जो प्रकृति है इसके बीच में इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण नियतिवाद। अब इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा देखिए अब आपकी बी पॉइंट हेडिंग आई है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें मनुष्य कैसा है, जो मैन है वो कैसा है, मैन कैसे काम करता है, एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। इसमें जो प्रकृति है वो एक पैसिव एजेंट की तरह, मतलब मानव सक्रिय है और प्रकृति इसमें निष्क्रिय है।
अब देखिए एक्टिव कैसे हो जाएंगे, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। जो मनुष्य है तकनीकी की सहायता से ही प्रकृति को अच्छे से समझ पाया है, ये इसमें बात कही गई है। दे मूव फ्रॉम स्टेट टू नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखिए यहाँ इन्होंने बात की है नेसेसिटी, मतलब हमारी कोई चीज आवश्यकता है, वहां से किस में बदल जाती है, संभावनाओं में बदल जाती है। तो संभव कैसे होगी कोई चीज, टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाएगी, तकनीकी की सहायता से संभव हो पाएगी। तो इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें आगे आपको इसमें बताया जाएगा, पॉसिबिलिज्म के बारे में बताया जाएगा। हाँ यहाँ दे ही दिया है, 4th पॉइंट में दे दिया है इसमें। सो इट इज कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म। अब एक बार देख लीजिए, जो ये पॉसिबिलिज्म है, संभववाद, ये किसको कहा गया है, संभव है। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। और ये किसमें कॉन्सेप्ट है आपका है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये हो गया आपका पॉसिबिलिज्म, संभववाद। और ऊपर था आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, उसके लिए एक टर्म दिया था आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण नियतिवाद। थर्ड है जो मिडिल पाथ बताता है वो आपका नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। बच्चों सभी को शेयर कर देना, जिससे कि आपके फ्रेंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद हो सकता है ऑनलाइन में ये बुक हम रिवीजन नहीं करा पाएंगे आपको। नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ का सिद्धांत, ये किसने दिया, डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या बताया, इट इज मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला, किन किन के बीच का, पर्यावरण निश्चयवाद मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, और संभववाद, इन दोनों के बीच का मार्ग निकाला है नव निश्चयवाद या नव नियतवाद। द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर, ये देखो एमसीक्यू में भी आया था ये क्वेश्चन है ना। द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, एमसीक्यू में दिया होगा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, आपका नियो डिटर्मिनिज्म से है। किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें नियो डिटर्मिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। प्रकृति और विकास के मध्य में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है नव निश्चयवाद। ये हो गए, 3 हो गए आपके, इसमें याद रखिएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं, और आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में जो एनवायरनमेंट है इससे मैन का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसकी प्रकृति कैसी है देख लीजिए यहाँ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इसकी स्टडी करते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये पहले ही हमने डिस्कस कर ली है। आप देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद, वही है आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए ये शब्द किसने दिए, कौन कौन इससे जुड़े हुए थे विद्वान, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है आपका फ्रेडरिक रैटजल एंड कार्ल रिटर। जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया गया आपसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से कौन संबंधित है, ये ऑप्शन ए बी सी करके दे दिया, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, इनसे संबंधित है आपके फ्रेडरिक रैटजल एंड कार्ल रिटर। दूसरा देखिए, दे कंसिडर मैन एज ए पैसिव एजेंट। देखिए यहां पर दे दिया ना, मैन एज ए पैसिव एजेंट, एक निष्क्रिय है मैन, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉसिबिलिज्म, संभववाद में देखिए संभववाद से कौन जुड़े हुए हैं, लुसियन फेब्रे जुड़े हुए हैं। इन्होंने संभववाद जो शब्द है वही दिया हुआ है। दिस आइडिया वाज पुट फॉरवर्डेड बाय लुसियन फेब्रे, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा है इट प्रेजेंट मैन एज एन एक्टिव एजेंट। इन्होंने कहा है जो मनुष्य एक सक्रिय है,
मनुष्य निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय एजेंट की तरह काम करता है, बहुत एक्टिव रहता है। थर्ड है न्यू डिटर्मिनिज्म। इसमें देखिए इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ये किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने। इट रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ही टर्म इट एज न्यू डिटर्मिनिज्म। उन्होंने कौन सा टर्म दिया? नव निश्चयवाद। और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में लाइट लगी होती है, उन्हीं का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए बताया कि लाइट कुछ ऐसे ही है, मध्यम मार्ग हमारा जैसे ट्रैफिक लाइट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज इन ज्योग्राफी। आप देखिए कौन कौन सी अप्रोच हैं, ये बहुत ही हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपकी वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट हो जाएगा, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा देखिए रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये जो आपके मार्क्सिज्म थ्योरी है उससे रिलेटेड है, पॉवर्टी यानी गरीबी से संबंधित है। पहला है वेलफेयर वाला है आपका सोशल वेलबीइंग से है, लोगों के कल्याण से है। दूसरा रेडिकल स्कूल से आपका पॉवर्टी से रिलेटेड है और मार्क्सियन थ्योरी से है। थर्ड है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। इसमें बिहेवियरल स्कूल में आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाई सोशल कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज को आप याद रखिए। सोशल कैटेगरीज देखिए बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस एंड रिलीजन, जो हमारा वंश धर्म है इनसे संबंधित है, वो हो जाएगा आपका बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये मेन पॉइंट थे आपके। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में हो जाएगा सोशल वेलबींग, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में हो जाएगा मार्क्सियन थ्योरी और पॉवर्टी, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में आ जाएगा आपका रेस एंड रिलीजन। अब इसके बाद है आपकी कुछ स्टेजेस यहाँ पे आपको बताई गई हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, किस किस पीरियड में कौन कौन सी अप्रोचेस डेवलप हुई। कॉलोनियल पीरियड में देख लीजिए, जो आपका औपनिवेशिक काल था उसमें क्या क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा है कॉलोनियल पीरियड में फिर से रीजनल एनालिसिस। थर्ड देखिए 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, इसमें एरियल डिफ्रेंशिएशन। लेटर 1950 टू द लेट 1960 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई आपकी अप्रोचेज, हो गई आपकी इससे रिलेटेड जो अलग अलग पीरियड में डेवलप हुई थी। अब इसके बाद देखिए 1970 इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, ये इसमें शुरुआत हुई 1970 में। 1990 में हुआ आपका पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ये हो गए आपके भूगोल के संबंध में कुछ अवधारणाएं यहाँ पर। तो देखिए ये आपकी थी ब्रॉड स्टेजेस ह्यूमन ज्योग्राफी की, किस पीरियड में कौन कौन सी अप्रोचेस डेवलप हुई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो जो हाईलाइट किए उनको जरूर पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, मतलब जो मानव भूगोल है वो कौन कौन से सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बस आपको ये समझ लेना है। तो पहले में दे रखा है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं। दूसरा कॉलम है सब फील्ड, है ना, उप क्षेत्र हैं आपके। और लास्ट में ये सोशल साइंस वाले आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो देखिए सोशल ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाएगा आपका, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी, ये आ जाएंगे आपके। बिहेवियर ज्योग्राफी की स्टडी आप करेंगे, साइकोलॉजी में आप स्टडी करेंगे। और इसके बाद देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसके बाद अर्बन ज्योग्राफी में आपका आ जाएगा अर्बन स्टडीज एंड द प्लानिंग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा राजनीतिक भूगोल में इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी। और इसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी में है डेमोग्राफी है आपका। सेटलमेंट ज्योग्राफी में ये सेटलमेंट से रिलेटेड है, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, तो आ जाएगा रूरल ऑब्लिक अर्बन प्लानिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल में आ जाएगा आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आ जाएंगे आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और एक याद कर लीजिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स, पैसे से रिलेटेड है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ गया क्वेश्चन बैंक। अब देखिए पैराग्राफ आपके सामने है,
पैराग्राफ आपके सामने है, पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको फटाफट से इसके आंसर देने हैं। तो देखिए दे रखा है, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ देता हूँ, पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर को टिक कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको बाद में स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरा पैराग्राफ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे तो देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। ट्रांडिम सिटी विंटर कैरी ट्रेवल्स बाय कार amidst strong winds and heavy snow enjoys kiwi and banana and in office temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आपको बताना है, आइडियोलॉजी बतानी है कौन सी है। तो इसमें 4 दे रखे हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, और दूसरा आपका प्रैग्मेटिज्म, सी है पॉसिबिलिटीज, डी है डिटर्मिनिज्म। ये 4 दिए हुए हैं, 4 में से आपका हो जाएगा इसमें पॉसिबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे चलिए। व्हाट क्लाइमेट डज कैरी यूज फ्रूट्स ऑफ। तो देखिए क्लाइमेट आपको बताना है, तो एक क्लाइमेट हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सी थर्ड है व्हेन डू। अब इसमें से आपको बताना है, इसका वी हो जाएगा। पैराग्राफ पढ़िएगा तब हो पाएंगे क्वेश्चन। ये फिर आपका एक और पैराग्राफ है, पैराग्राफ में टाइम नहीं खराब करेंगे। इसमें अबूझ मार्ट का ये याद रखिएगा, ठीक है, बिंदा लाइव वाला। अब इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को आप रीड कर लीजिए। विच ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द विलेज ऑफ विंदा। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लार्ज स्केल कल्टीवेशन। तो इसका आपका हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आदिवासी है ना विंदा वाला, आदिवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, झूम कल्टीवेशन। मैक्सिमम में मिल्पा भी कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। 5 का आ जाइए, व्हाट इज यूज टू मेक द सॉइल फर्टाइल। तो देखिए क्या यूज करेंगे सॉइल फर्टाइल के लिए, जो राख है उसका इस्तेमाल करते हैं। 6 में देखिए, विच ऑफ दीज इज द लोकल वर्ड फॉर फॉरेस्ट। लोकल वर्ड है ना, लोकल स्थानीय जो उनका शब्द है जंगल के लिए, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो आपको बता देना है, पेंदा, बी। वेयर इज अबूझमाड़ एरिया। अबूझमाड़ एरिया कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है आपका। अब आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपके असर्शन रीजन। ये कथन है, असर्शन और रीजन है। कई जगह असर्शन का ए लिखा होगा, ठीक है, और रीजन का आर लिखा होगा, तो समझ जाइएगा। अब आपको ये रीड करना है। ज्योग्राफी इज ड्यूअलिस्टिक इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही है, ड्यूअलिस्टिक इन नेचर होता है, द्वैतवाद होता है ना भूगोल में, भूगोल की प्रकृति द्वैतवाद की है। दूसरा, इट रेफर्स रीजन बिकॉज इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग और सेपरेट अप्रोच ऑफ जोग्राफर्स। बिल्कुल सही है, 2 अप्रोचेस भी हैं इसमें अलग अलग। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो असर्शन है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। फिजिकल की बात कही गई है इसमें। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल में मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, इन सब की स्टडी की जाती है जो फिजिकल फीचर्स हैं। तो पहला तो गलत हो ही गया है। दूसरा देख लीजिए, मैन इज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। हाँ बिल्कुल है, मनुष्य है सेंटर में, तभी तो मानव भूगोल है। तो 9 में देख लीजिए, ए गलत है और आर सही है। ओनली असर्शन इज करेक्ट, नहीं रॉन्ग। ओनली रीजन इज करेक्ट, ओनली रीजन इज करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डायनामिक। इसमें डायनामिक है। दूसरा देखिए, डायनामिक तो होता ही ह्यूमन ज्योग्राफी का, परिवर्तनशील है। ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर को रिलेटेड टू ईच अदर। जो आपकी ब्रांचेज हैं मानव भूगोल की, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, मतलब बिकॉज अगर लगाएंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति
आपकी डायनामिक है, क्योंकि तो उसका आंसर ये नहीं होगा, ब्रांच वाला ये आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसमें देख लीजिए बोथ करेक्ट होने चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, ये दे रखा है आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बर ट्रैफिक लाइट। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था ना स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में, तो आपको बताना है। इसका हो जाएगा आपका गेट सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी की बात की है, टेक्नोलॉजी लूजन द सर्कल्स ऑफ द एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स। स्टेटमेंट सपोर्ट द, ये स्टेटमेंट आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉसिबल से। अगर संभव तभी हो पाएगा जब हमारे पास अच्छी तकनीकी होगी। 13, ग्रीन हाउसेज इन पोलर रीजन सपोर्टेड। जो ग्रीन हाउसेज हैं आपके पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, वो क्या सपोर्ट करते हैं, वो क्या बताते हैं आपको, पॉसिबल्स के बारे में बताते हैं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी हम पोलर रीजन में ग्रीन हाउस इफेक्ट वो बनाते हैं ना, कांच का घर बनाते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव है, पॉसिबल से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 में देखिए, पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम एनवायरमेंटलिज्म टू पॉसिबलिज्म वाज ड्यू टू। तो 14 का हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, 14 का सी। 15 देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशन टू एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब इसमें का अनस्टेबल अर्थ, अब ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी है एलन चर्चिल ने दी है। एलन चर्चिल सैंपल ने ये डेफिनेशन दी है अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे अनस्टेबल मैन लिखा था एक्टिव ह्यूमन की जगह, तो दूसरे में अनस्टेबल ये दे दिया अर्थ। 16 क्वेश्चन में देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म। जो संभववाद की अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की। तो संभववाद की हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा पॉल विडाल्डी ब्लास ने संभववाद की अवधारणा दी। लेकिन जो पॉसिबलिज्म जो शब्द है ना, संभववाद जो आपका शब्द है वो फेब्रे ने दिया था। जब मैंने अभी आपको रिवीजन कराया था उसमें बताया था ये शब्द है, शब्द किसने दिया, फेब्रे ने दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट दिया आपका विडाल्डी ब्लास ने। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 17 में देखिए, डायनामिज्म इज अप्रोच, डायनामिज्म इज अप्रोचेज एंड थ्रेशोल्ड्स ऑफ ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन ए द वाइब्रेंट नेचर ऑफ डिसिप्लिन, बी लिमिटेड नॉलेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सी चेंज ओवर टाइम, डी इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो 17 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा द वाइब्रेंट नेचर ऑफ डिसिप्लिन। 18 में आ रही है 18 क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड मदर डिसिप्लिन। किस विषय को मदर डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए, ज्योग्राफी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम्स। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आया आपके सामने, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सोच समझ के आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का बहुत सोच समझ के दीजिएगा आप आंसर। तो 19 में देखिए दे रखे हैं डिटर्मिनिज्म और फिर पॉसिबलिज्म, इसके बाद फिर है आपका नियो डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो इनको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो चलिए मिलाइए, फटाफट से मिलाइए इन चारों को, किससे क्या मिल जाएगा, जल्दी से मिलाइए। मिला लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन, ये कोड दिया है ना, तो कोड भी दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छा छोटा कर देते हैं इसको, कोड के साथ आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। ये लीजिए, ये लीजिए, बिल्कुल सही है। आप डिटर्मिनिज्म किसने दिया, रेडजल ने दिया। पॉसिबलिज्म किसने दिया है, तो पॉसिबलिज्म देख लीजिए
ये संभववाद है वो आपका दिया है, डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद है, पॉसिबिलिज्म दिया है आपका बिडाल्डी ब्लाश ने दिया है, नियो डिटर्मिनिज्म आपका ग्रिफिथ टेलर ने, और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस ये कहते हैं आपके एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। तो देख लीजिए, एक को चौथे से मिला दीजिए, फर्स्ट को आप मिला देंगे 4 से मिला देंगे, तो 4 में एक ही दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो बी हो जाएगा आपका 19 का बी हो जाएगा आंसर। 20 पर आई क्वेश्चन नंबर 20। सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ थॉट। सोशल कैटेगरीज, तो 20 में देखिए ये किस में बताया है, सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन, ये लास्ट में याद करो एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन बताया था ना, ये आपके कौन कौन से थॉट थे उसमें याद करिए। क्या वेलफेयर थॉट था, ह्यूमनिस्टिक थॉट, बिहेवियरल थॉट या रेडिकल थॉट था। रेस, एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन, इससे रिलेटेड बताना है, तो इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा सी, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लॉज ऑफ फिजिक्स were often applied to map and analyze human phenomena related to which approach। किस अप्रोच में होता है इसका इस्तेमाल, तो ये अप्रोच है रीजनल अप्रोच, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, यही आंसर हो जाएगा, एरियल डिफरेंशिएशन एंड एक्सप्रेशन एंड डिस्क्रिप्शंस, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स लेट एम्फेसिस। अब इसमें दे रखा है ना बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, व्यवहारवादी जो आपका स्कूल है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए लिव्ड एक्सपीरियंसेस हो जाएगा, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज, तो ये दोनों ही हो जाएंगे आपके, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड विद, किससे जुड़ी हुई है, तो इसमें देखिए पहला है द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल, दूसरा रीड कर लीजिए द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज, सी है द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन एटसेट्रा, डी ऑल ऑफ दीज। तो 23 का हो जाएगा आपका वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में, ये हो जाएगा आपका, देखिए वेलफेयर दिया ही है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे कई बार, अच्छा तीनों ही दे रखे हैं, चलो तीनों ही कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है कि ऑल ऑफ दीज देखा और आपने फटाफट से ऑल ऑफ दी लगा दिया, ठीक है, बाद में अफसोस होगा। तो हमेशा प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ के समझना है तब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट। इसमें आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, किसकी वजह से हो सकता है, पीपल्स, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और ब्रदरहुड। तो टेक्नोलॉजी, तकनीकी की बात कही गई है आपकी, हमेशा किसकी बात कही गई है इस चैप्टर में, तकनीकी की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में देखिए मैच द फॉलोइंग में देखिए इसमें आपको मिलाना है कॉलम 1 कॉलम 2, ये वही प्रश्न है जो तीनों के तीनों आपके दिए हुए थे स्कूल ऑफ थॉट्स वालों में से, तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब आपको करना है। तो इसमें देखिए एक एक करके देखिए, वेलफेयर किस में है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये किस किस में है, मिलाइए।
वेलफेयर को देख लीजिए, वेलफेयर है तो क्या हो जाएगा, सोशल वेलबींग हो जाएगी। ठीक। दूसरा रेडिकल है, रेडिकल को आप मिलाइए, इसमें बताया था ना गरीबी, मार्क्सियन थ्योरी में गरीबी से हो जाएगा। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आपका हो जाएगा सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस एंड कास्ट, ये दिया हुआ था उसमें, रिलीजन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसमें आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 26, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। अब ये आपको मिलाने हैं। मेडिकल ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी को क्या कहेंगे, ठीक है, और मिलिट्री ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी को क्या कहेंगे, इनसे आपको ये सब मिला देने हैं। तो 26 को चलिए मिलाइए। फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सी। फर्स्ट का सी किसमें, इसमें दे रखा है। तो 26 का नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, पहले को मिलाएंगे, पहले को मिलाएंगे आप लोग सी से। सी किस में दे रखा है, नहीं सी से नहीं मैच करेगा, ये मेडिकल वाला है ना, तो बीमारियां फैलेंगी उससे जुड़ेगा, ये बी से जुड़ेगा। फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी, और सेकंड को मिलाइए इलेक्टोरल वाला, इसको ए से मिलाइए। मिलिट्री का तो मिलिट्री से हो ही जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा, और फोर्थ रह गया कल्चरल ज्योग्राफी, ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आपका मिल गया। ये किस में मिल रहा है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का देखिए, इसमें भी मैच द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, नहीं तो आप या कर नहीं पाओगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। रीजनल एनालिसिस में मिलाइए एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको मैच करिए फटाफट से। फर्स्ट को देखिए, रीजनल एनालिसिस सी से हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट का हो गया आपका इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, और इसका मिला लीजिए फटाफट से। 27 का, 27 का हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा 27 का सी आंसर करेक्ट है। 28 में आइए, द अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शंस। स्टेटमेंट बी देखिए, द ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। तो 28 में देखिए, अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात कही गई है, ये तो सही है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अर्ली कॉलोनियल पीरियड में बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न फॉर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सही नहीं है। तो 28 का हो जाएगा आपका सी। 29 पर आइए, 29 को मिलाइए फटाफट से। 29 में देखिए, इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज mainly concerned with the different aspect of social well-being of the people because they include aspects such as housing, health and education. तो सोशल वेलबींग में क्या क्या दिया हुआ था, सोशल वेलबींग में आपका दिया हुआ था, ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें। और इसकी ये आंसर की है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं और छोटा कर देता हूँ, फिर ज़्यादा छोटी हो जा रही है, ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आप बड़े करके देख लीजिएगा, एक ही पेज पे आ जाएगी।
ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। चैप्टर 2 हमने करा दिया था आपको पहले से ही, चैप्टर 2 पहले ही करा दिया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये हम अब नहीं कराएंगे अभी। इसके जो एमसीक्यू थे वो भी हमने आपके सामने डिस्कस किए थे सारे के सारे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसमें नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो इसके बाद है। रिवीजन करते रहिए बार बार। देखिए एक ही बार तो आपको 12 करना है, एक ही बार करना है, तो आप अच्छे से पढ़िए। और जो डायग्राम वगैरह दे रखे हैं इसमें उनको भी ध्यान से पढ़िए। जैसे ये बार डायग्राम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इनकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। चलिए अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी हुई है, इसको भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे तो पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। हाँ, आज तभी सोना है जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। काम को बढ़ा के नहीं रखना है, फटाफट से कंप्लीट करना है। तो चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। जो मानव विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया? डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, 4 पिलर्स हैं मानव विकास के। कौन कौन से? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इसको याद कर लीजिएगा, 4 पिलर कौन कौन से हैं। इसके 4 पिलर हो जाएंगे इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये हो जाएंगे इसके पिलर्स। अब इसमें आ जाएगा, मतलब ऐसे याद कर लीजिए, पिलर है ना, पिलर पूछा है, पी से पिलर होता है, और पीस, PEES, 4 पिलर हैं। पिलर हो गए पीस, ये वाले पीस। तो ये वाला पी हो गया, पहला हो गया आपका प्रोडक्टिविटी, और ई हो गया आपका इक्वलिटी, और ई हो गया आपका एम्पावरमेंट, और एस हो गया आपका सस्टेनेबिलिटी। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना है। पिलर्स मतलब पी मतलब पिलर्स, पी मतलब पीस, 4 होते हैं पिलर। अब इसमें आ जाइए अप्रोच, 4 अप्रोच हैं, 4 अप्रोच हैं आपकी। तो देखिए अप्रोच कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें। अप्रोच हो जाएंगे आपकी इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, आय उपागम, कल्याणकारी उपागम, बेसिक नीड उपागम हो गया, और कैपेबिलिटी अप्रोच। 4 आपकी हो गई इसमें अप्रोच, 4 अप्रोच हो गई, और 4 हो गए आपके इसमें पिलर्स हो गए। तो देखिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। 4 पिलर हैं और 4 आपकी अप्रोच हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अब इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई इसमें, कैपेबिलिटी अप्रोच। जो 4th वाली जो कैपेबिलिटी अप्रोच है इसकी बात कर रहे हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज गिवन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अ नोबेल प्राइज विनर। भारत के सबसे पहले इकोनॉमिस्ट हैं, सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के लिए, वो हैं आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने कौन सी अप्रोच दी है? कैपेबिलिटी अप्रोच इन्होंने दी है। बाकी 3 पहले से थी, एक इन्होंने ऐड कर दी इसमें, कैपेबिलिटी अप्रोच। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज पुट फॉरवर्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। ही गेव मोर एम्फेसिस टू द मैन, नॉट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने मानव के बारे में ज़्यादा बताया, जबकि आर्थिक विकास के बारे में नहीं। ही क्रिएटेड HDI, उन्होंने क्या क्रिएट किया? HDI, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNDP पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा 1990 में सबसे पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNDP ने सबसे पहले 1990 में शुरू की, इसको याद रखिएगा।
जो मानव विकास सूचकांक है वो कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी ने कब पहली बार जारी की एचडीआई? 1990 में। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया। और फिर आ जाएगा जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसके प्रतिपादक कौन है? उसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर अमृत सेन। प्रोफेसर अमृत सेन किस कंट्री के? इंडिया के हैं। डॉक्टर महबूब उल हक किस कंट्री के हैं? पाकिस्तान के हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट किसने दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट दिया महबूब उल हक ने दिया। ये कुछ आपके संभावित प्रश्न हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ग्रोथ हो गई वृद्धि, डेवलपमेंट हो गया आपका विकास। तो देखिए विकास तो अनवरत चलता रहता है, विकास हमेशा होता रहता है व्यक्ति का, है मानसिक विकास। ग्रोथ ऐसे समझिए जैसे शारीरिक वृद्धि, वो कुछ समय तक होती है, जैसे लंबाई वगैरह है, कुछ समय तक बढ़ेगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगी, कुछ सालों तक बढ़ेगी, 18 साल 20 साल तक लंबाई बढ़ रही है, इसके बाद नहीं बढ़ी। लेकिन डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट, ये तो हमेशा ही होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात कही गई आपकी ये सिटी से रिलेटेड है, किसी एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज, जो संख्यात्मक परिवर्तन होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ गई, किसी जगह पे 1000 लोग रहते थे, अब 1500 हो गए, 15 बढ़ गई ना, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज हो गया, 1500 हो गई। अगर 1000 लोग हैं, अगर पता चला कि डिजास्टर कुछ हो गया और वहाँ की पॉपुलेशन 800 हो गई, तो कम हो गई, लेकिन वो भी चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ग्रोथ। ग्रोथ हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती हैं। और डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज, जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं विकास। ग्रोथ में देखिए इट वैल्यू इज न्यूट्रल, इसका जो मान है वो तटस्थ रहता है। इट्स वैल्यू, ये डेवलपमेंट में देखिए इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सकारात्मक हमेशा इसका मूल्य रहता है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ में, ग्रोथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। विकास व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वालिटी देन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। देखिए जब आपकी क्वालिटी होती है कहीं पे भी, तब आपका विकास उसको कहते हैं। जैसे किसी एरिया में हम कहेंगे कि विकास हो गया, कैसे कहेंगे? वहाँ अच्छे स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ेंगी। ये क्या चीज़ बताएंगे? डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और ग्रोथ आपकी नेगेटिव और जो पॉजिटिव हो सकती है। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव चेंज होता है, संख्यात्मक परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव चेंज मतलब गुणात्मक चेंज होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। पिलर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अभी बताए थे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ये आपके 4 पिलर्स हैं। अप्रोचेज में देख लीजिए 4 आपके उपागम हैं, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। बेसिक नीड में आता है जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको देखता है बेसिक नीड अप्रोच को। इसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन सब की स्टडी की जाती है, लोगों को भोजन मिल रहा है कि नहीं। कैपेबिलिटी अप्रोच, ये 4 हो गए आपको, ये अमृत सेन ने दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। देखिए मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें तुलना होती है, किस देश में कितना मानव का विकास हो रहा है, ये मानव विकास सूचकांक के द्वारा पता चलता है। तो इसमें देखिए एवरी ईयर, हर साल, सिंस 1990, 1990 के बाद में हर साल, प्रतिवर्ष, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी है, ये हर साल मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट बनाता है। इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द रैंक ऑफ कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। आप देखिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, किसके आधार पर? हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन। थर्ड है एसेस टू रिसोर्स, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। हेल्थ में आ जाइए, हेल्थ में आता है आपका इंडिकेटर चोजन टू एसेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हो गया हेल्थ में। एजुकेशन में है आपका द अडल्ट लिटरेसी रेट, वयस्क साक्षरता दर एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, ये है कितने बच्चों ने एडमिशन लिया स्कूल में। एसेस टू रिसोर्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर।
परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब ये है आपकी इनकम, तभी आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं। अब ये हो गए 3 इंडिकेटर्स हो गए आपके, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, पर कैपिटा इनकम। आप देखिए कुछ और भी फैक्ट हैं। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3। सबका वेटेज कितना है? 1/3, 1/3 एंड 1/3। ऑल कंट्रीज हैव अ स्कोर बिटवीन 0 to 9। सभी कंट्री को कितनी वैल्यू प्रदान की जाती है? 0 से 9 तक, 1 तक, 0 to 1। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1, किसी भी कंट्री की नहीं है। लोएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? HDI की 0 है, इसमें भी कोई नहीं है। थोड़ा बहुत तो विकास हो ही रहा है सब जगह। तो देखिए प्रेजेंट में आप देखेंगे इंडिया की रैंकिंग है, इसमें डेवलपमेंट में आप देखेंगे वो है आपकी 131, ठीक है, 131। द स्कोर हो गया, द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1। जो स्कोर 1 के आसपास है, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ऊंचे स्थान पर होता है, 1 के आसपास है, क्योंकि सबसे कम 0 है, 0 से बढ़ेगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1, ऐसे करें। तो जो 1 के क्लोज है, 1 के क्लोज आपके हो गए 8, 9, ये आपके क्लोज हो गए, वो आपके अच्छे कंट्री हैं, वहां ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और मानव विकास सूचकांक। देखिए गरीबी सूचकांक, पॉवर्टी इंडेक्स एंड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं। ये कौन जारी करता है? आपका UNDP। कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद देखिए ये तो आपके हो गए पॉवर्टी इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। अब एक और है, वो आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल आपका ये खुशहाली सूचकांक है। तो खुशहाली सूचकांक देख लीजिए, भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली, देखिए टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। वो कहता है कि खुशहाली सूचकांक से पता चलेगा कि देश में कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो ये भूटान ही एकमात्र देश है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्लासिफाइड किया है ग्रुप्स में, ये 4 ग्रुप्स आपके यहाँ दे रखे हैं। वेरी हाई डेवलपमेंट, जिनकी रैंकिंग 8.8 से ज़्यादा है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट 0.7 to 0.799। मीडियम डेवलपमेंट 0.55 to 0.69। वेरी लो बिलो 5। आप देखिए इंडिया किस में है? इंडिया आपका मिडिल में है। अगर ये सूचकांक 3 कैटेगरी में हो जाए, तो देखिए 3 कैटेगरी में हो जाएगा, तो मिडिल में आप 5 रख लीजिए, 5 के आसपास हो जाएंगे आपके मिडिल वाले, ठीक, और 5 से ज़्यादा हो जाएंगे हाई डेवलपमेंट वाले हो जाएंगे, और 5 से कम वाले हो जाएंगे आपके लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ जाएंगे। तो ये 4 में आपका डिवीजन किया गया है। नॉर्वे रैंक्स हाईएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, कई सालों से जो नॉर्वे है वो प्रथम स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में। अब देखिए रीजन फॉर लो ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या कारण है जहां पर के लो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास कम हो रहा है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, राजनीतिक रूप से डिस्टर्बेंसेस होते रहे, डिसीज है, फेमाइन है, अकाल पड़ जाए, कहीं बीमारियां फैल जाएं, सोशल इनस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध हो जाए, इसकी वजह से मानव का विकास नहीं हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन बैंक में देखिए फटाफट से बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा, सभी प्रश्न आपके सामने। स्टेटमेंट, जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 स्टेटमेंट 1, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। डेवलपमेंट तब होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है, ये इसमें एक कहा गया है स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ तभी होगी ना, पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो वही डेवलपमेंट है। दूसरा, पॉजिटिव ग्रोथ ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। हमेशा, देखिए ओनली, ऑलवेज, ये शब्द थोड़े सोचने वाले हैं, ठीक है ना, ये शब्द आपके सोचने वाले हैं। तो ओनली दे रखा है तो इसीलिए नहीं होगा, तो डेवलपमेंट हो जाएगा आपका ए, आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
और भी चीजें हैं ना डेवलपमेंट में, केवल ओनली आपकी यही थोड़ी आ जाएगी पॉजिटिव ग्रोथ ही आएगी, अकेला यही नहीं है ना, और भी फैक्टर्स हैं इसमें। 1.2 देखिए सेटलमेंट से, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस एंड रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग। जो रहते हैं उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है। दूसरा देखिए, पहला तो सही है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट कैन अचीव बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है। तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंड टू, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट जो वन है उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया लोगो दिया हुआ है आपके सामने, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोगो है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब ये लोगो आपका गवर्नमेंट का है, अब आपको बताना है, इस लोगो से प्रश्न है। वेरी गुड, बढ़िया प्रश्न पूछा गया पहला ही। द गिवन लोगो इज मींट फॉर विच कैंपेन, गरीबी हटाओ, सबको पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये किससे है, बहुत साधारण है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हो गया। 2.2 देखिए, द अबव कैंपेन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब आया प्रश्न है ना, ये किसके द्वारा चलाया गया अभियान, तो देखिए 2.2 है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, किसी राज्य सरकार के द्वारा नहीं, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। आपने आए दिन इसका ऐड भी देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2.3, तो बेटियां सब पढ़ लें, है ना, पढ़ लें बेटा। द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ, तो देखिए प्रोग्राम बताना आपको, हैज बीन लॉन्च टू एड्रेस द इशूज ऑफ। अब ये किसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था आपका, तो ये प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया था, लो लिटरेसी रेशियो, लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, हाँ ये इसीलिए चलाया गया था। 2.3 का हो जाएगा बी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बहुत सारी जो कुरीतियां हैं अपने समाज में देखने के लिए मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि अगर बेटा है तो चलो ठीक है, बेटी है तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पुरानी परंपराएं तो और भी बेकार थी, कई जगह बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, कई जगह ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे कि पहले ही घर में पता कर लेते हैं कि बेटा है कि बेटी, तो उसको जन्म ही नहीं लेने देते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ें हैं जो समाज में चल रही हैं, हालांकि भारत सरकार के द्वारा उस पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जांच करता हुआ पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें यही बात कही गई है कि बेटी बचाओ, बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एक कॉलम है आपका, कॉलम में क्या रखा है, विच कॉलम इज मैच्ड करेक्टली, कौन सही मिला हुआ है। तो इसमें देखिए इनकम अप्रोच हो जाएगा आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इनकम अप्रोच में नहीं, उसमें तो ये शब्द नहीं दिए थे। वेलफेयर अप्रोच में ओल्डेस्ट अप्रोच, ये भी नहीं। बेसिक नीड अप्रोच में देख लीजिए, बेसिक नीड इसमें शब्द ही दे दिया है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। और यहाँ डॉक्टर डी में डॉक्टर महबूब उल हक दिया है, ये भी गलत है, डॉक्टर अमृत सेन होना चाहिए कैपेबिलिटी अप्रोच में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें करेक्ट मैच दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए नॉट इसमें बोल्ड में कर दिया है, कैपिटल लेटर्स में, नॉट बच्चे भूल जाते हैं। फॉलोइंग कॉलम्स नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सही नहीं मिला है। अब 4 में देखिए, इक्विटी में देखिए, इक्वल दे दिया ना, इक्विटी से इक्वल, ऐसे शब्द ही ढूंढिए, तो ये सही है। सस्टेनेबिलिटी में देख लीजिए, कंटिन्यूटी शब्द दिया होगा आपको, बारंबार कोई चीज़ मिलती रहे। प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी में आप देख लेंगे इसमें उत्पादकता से रिलेटेड है आपका ये, बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल फॉर बेटर वर्क, इसमें बेटर वर्क दिया होगा। एम्पावरमेंट देख लीजिए, एम्पावरमेंट राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, ये नहीं है सही।
बाकी तीनों सही है, तो आपको तीनों याद कर लेने। इक्विटी ये सही है, सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी तीनों ही सही है। कौन सा सही नहीं है वो फोर्थ। तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न है, इससे 3 प्रश्न बन गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस। अब देखिए, सबकी पहुंच होनी चाहिए, बराबर पहुंच होनी चाहिए रिसोर्सेज तक, संसाधन तक होनी चाहिए। तो ये इक्वल की बात की है, तो इक्वल की बात किस में हो जाएगी, इक्विटी में हो जाएगी, समता में हो जाएगी। 6 है, फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशकों से ए कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म ऑफ। कई दशकों तक कंट्री को जो मेजर करते आए वो किसके बेस पर करते आए मेजर, कि कंट्री में विकास हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अब प्रेजेंट में बदल गया है, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नहीं, और भी जो इंडिकेटर्स है उनको भी ऐड किया गया डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, पहले क्या था, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते ही आपने धड़ाम से आंसर दे दिया होगा। ये रहा आपके सामने डॉक्टर महबूब उल हक। कंट्री भी आपके मन में आ गया होगा, बहुत होशियार हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आ गया ना, इनकरेक्ट मतलब नॉट, वही आ गया। इनकरेक्ट और नॉट, बच के रहना इनसे। खोजिए आंसर फटाफट से। ए है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ कैसी है, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक है। वाइल क्वांटिटेटिव संख्यात्मक है। वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, और डेवलपमेंट जो विकास है वो आपका कैसा है, विकास है आपका गुणात्मक है। ये तो सही है, ग्रोथ में क्वांटिटी है, डेवलपमेंट में क्वालिटी है, क्वांटिटी और क्वालिटी। दूसरा है ग्रोथ इज वैल्यू न्यूट्रल, ये भी आपको बताया था। डेवलपमेंट इज वैल्यू पॉजिटिव, ये भी ठीक है। सी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ बिल्कुल सही है, अलग अलग जो समय अवधि है उसके अनुसार वृद्धि और विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए डी में ऑलवेज फिर से दे दिया इसमें, है ना, ऑलवेज दे दिया, लीड्स टू डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। डी आंसर है, ठीक है। 9 में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉट आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा है, नहीं है। ए है लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। बी बीइंग एबल टू गेन नॉलेज। सी लिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज। डी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ। नॉट दे रखा है, नॉट दे रखा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज। सीमित ही ज्ञान रहे। क्यों रहे भाई सीमित ज्ञान, जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सीमित ज्ञान क्यों रहे। 10 देखिए क्वेश्चन, नॉट ट्रू, नॉट। HDI वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। ये तो समझ में आ गया होगा, सही है। इट वॉज क्रिएटेड बाई डॉक्टर महबूब उल हक एंड अमृत सेन हो गए। हु विश्व स्वास्थ्य संगठन पब्लिश HDI एनुअली। HDI रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। कौन जारी करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। आप देखिए इस प्रश्न में भी एक नॉट ट्रू है, लेकिन इसमें 3 प्रश्न हो गए, एक से ही 3 प्रश्न। HDI 1990 किसने किया, डॉक्टर महबूब उल हक। कौन और संबंधित है इससे, अमृत सेन। अमृत सेन ने क्या इसमें ऐड किया, कैपेबिलिटी अप्रोच इसमें ऐड की। HDI कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे प्रश्न बन गए आपके इससे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अगेन पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ी देर रोक देता हूं आपकी पर, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं जो पैराग्राफ आपके सामने है। तुरंत प्रश्न आ गए, इसके बाद प्रश्नों को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फॉर प्रिपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो ये तो पता ही है आपको, एजुकेशन, रिसोर्स और हेल्थ, तीनों ही सही है। देखो बिना पैराग्राफ के आपने कर लिया, लेकिन पैराग्राफ फिर भी पढ़ना है। पैराग्राफ का मैंने आपको बताया था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे,
क्वेश्चन आप रीड करेंगे, इसके बाद आप आंसर खोजेंगे। अगर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11.1 आप रीड करते, आंसर आपके सामने आ जाता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पैराग्राफ पढ़ लेते। पढ़ना है पैराग्राफ दिया है तो, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ने, ऑप्शन पढ़ने, इसके बाद पैराग्राफ रीड करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ HDI? मैक्सिमम स्कोर क्या है, अधिकतम स्कोर क्या है, तो ये भी आपको पता है 1 है। मिनिमम क्या हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम है 1, और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम स्कोर बताइए फटाफट से लिखिए, 0। मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ मैनी वेटेज, भारांक कितना है, इज गिवन टू ईच डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए जो वेटेज है वो कितना है, कितना कितना डिवीजन है सभी में, तो 3 है, तो तीनों में कितना डिवीजन हो जाएगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3, यही तो है, 1/3, 1/3, 1/3। हेल्थ 1/3, एजुकेशन 1/3, पर कैपिटा इनकम 1/3, टोटल मिलके 3/3, डिवाइड हो जाएंगे 3 से 3, 1 आ गया। 11.4 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच करेंसी, करेंसी दे रखा है ना, इज द परचेजिंग पावर मेजर्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में जो परचेजिंग पावर है उसकी मुद्रा क्या है, क्या बताना है आपको, यहाँ पर मुद्रा बताना है। करेंसी मतलब मुद्रा, तो देखिए मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी इसमें, मुद्रा हो जाएगी आपकी इसमें, मुद्रा हो जाएगी पाउंड। आगे बढ़ते हैं।